Hello students, myself Anand Saini. I am your chemistry tutor. Let's start to learn chemistry. तो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम लोगों का चैप्टर चल रहा है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। वहाँ पर आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई किया गया अलग अलग पीरियोडिक टेबल में, अलग अलग आवर्त सारणी में। लेकिन इसके बाद में आपको यही इस चैप्टर में कुछ एक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स भी पढ़ना था, लाइक पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स एक्चुअली पढ़ना था आपको, नॉट प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिसिटी इन द सेंस आवर्तिता, आवर्तिता क्या होती है उसके बारे में आपको जानना था। बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, आवर्तिता के बारे में आप जान चुके हैं। लास्ट क्लास में आपने एग्जैक्टली जो लास्ट टॉपिक आपका था वो आपका एटॉमिक साइज था। हमें आज वहीं से शुरुआत करनी है कि एटॉमिक साइज यानी कि परमाणु आकार क्या होता है। उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आज हम देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर आपको सामने दिखाई पड़ रहा है, बोर्ड पर लिखा हुआ टॉपिक है आपका परमाणु का आकार, और उसे डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। एक है आपका परमाणु त्रिज्या और दूसरा है आयनिक त्रिज्या। तो क्या होता है परमाणु त्रिज्या और क्या होती है आयनिक त्रिज्या, इन्हें समझना है, इन्हें जानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परमाणु त्रिज्या से ही। ओके, सो जैसे हम लोग बात करते हैं पहले एटम की, तो मैं आपको एक डायग्राम छोटा सा बना के दिखा दे रहा हूँ। आपने इस तरीके से देखा होगा कि परमाणु का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है। बीच में जो पार्ट है सॉलिड पार्ट होता है, इसे केंद्रक कहते हैं या फिर कहते हैं परमाणु का नाभिक। क्या होता है नाभिक में? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, सो दिस इज नॉट द इशू, वो आपको नहीं जानना है, बस फिर भी मैं जनरल बता रहा हूँ। आपको तो परमाणु त्रिज्या की परिभाषा जाननी है अभी के टॉपिक के बिहार पर। ओके, ये सब सेल्स होती हैं, कक्षाएं होती हैं जिनमें आपके इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। हमें एग्जैक्टली जो परिभाषा जाननी है उसके बिहार पे आप समझिएगा। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में, सबसे बाहरी वाली जो कक्षा है वहाँ पर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में या सबसे जो अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन से लेकर के वो जो नाभिक है उस नाभिक के बीच की दूरी, नाभिक के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं परमाणु की त्रिज्या। डेफिनेशन क्या आने वाली है, उस डेफिनेशन की हम बात क्या कर रहे हैं वो आप समझिएगा। डेफिनेशन आपको बताई जाती है परमाणु त्रिज्या के लिए कि किसी परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन, या फिर आप कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। ओके, तो किसी परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। किसी परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु की त्रिज्या कहते हैं। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। एक्जैक्टली जब हम बात करते हैं आयनिक त्रिज्या के लिए, आयनिक में भी यही चीज आपकी यूज होगी, आयनिक में भी आप यही बात करते हैं। आयनिक में आप क्या कहेंगे एग्जैक्टली, जैसे अभी आप परमाणु बोल रहे थे वहां पर हमें बात करनी होती है आयन के लिए। उससे पहले हम जान लेते हैं कि आयन क्या होते हैं। तो आयन के लिए आपको अच्छा जैसे पूछा जाता है तो आप कहते हो भाई एक धनायन होता है और एक ऋण आयन होता है ना। तो धनायन क्या होता है, ऋणायन क्या होता है बेटा? धनायन और ऋणायन आपको पता है कि ऐसा आपका एटम, कोई परमाणु जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो धनायन कहलाता है, जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो ऋणायन कहलाता है। लेकिन आयन क्या होता है, व्हाट इज द आयन, है ना। आपके लिए भी एक जो परिभाषा रह गई है, आपको जो जानना है, तो पहले आयन जानना है ना, आयन क्या होता है। आयन के लिए बड़ा बेसिक है आपसे, वो ये है, आपको कहना होगा, आपकी जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि कोई भी आवेशित कण, कोई भी आवेशित कण, अणु, परमाणु, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, तो कोई भी आवेशित कण आपका कहलाता है आयन। जिस पर चार्ज है, चार्ज पार्टिकल, यानी चार्ज पार्टिकल इज नोन एज आयन। किसी भी आवेशित कण को आयन कहते हैं। अगर अणु पर चार्ज है तो वो आयन होगा, अगर परमाणु पर चार्ज है तो भी वो आयन होगा। ओके, दैट इज क्लियर। सो आयन की डेफिनेशन आपने क्या बताया हुआ है कि किसी भी आवेशित कण को आयन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, धनायन होता है, ऋणायन होता है। धनायन जब किसी अणु परमाणु पर प्लस चार्ज होता है, धन चार्ज होता है, धनावेश होता है, तो उसे हम लोग धनायन कहते हैं। जब किसी परमाणु पर अणु पर ऋणावेश होता है तो उसे हम लोग ऋणायन कहते हैं। दिस इज द बेसिक। ओके, अभी लेकिन जानने की जरूरत ये है कि पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है और नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, ये आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा जरूरी है, तो आप समझ लीजिएगा। धन आयन के लिए बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि किसी पर भी चार्ज कब आता है पॉजिटिव, तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ कि जैसे सोडियम है, कोई भी परमाणु है, जब परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कम होते हैं, किसी परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो चार्ज आता है पॉजिटिव। ओके, किसी परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव आता है। और ऐसे ही जब कोई परमाणु एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो चार्ज आता है कौन सा? माइनस, नेगेटिव। ओके, ऋणावेश आता है। जैसे सोडियम है आपके पास में, अच्छा एक पॉइंट है, बड़ा बेसिक है, जितने इलेक्ट्रॉन दान करेगा, निकलेंगे, कम होंगे, उतना ही चार्ज आएगा प्लस का, और जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, एक्सेप्ट करेगा,
वो आपका चार्ज तब आता है उतना ही माइनस। जैसे अगर ये सोडियम है, सोडियम से सपोज एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, माइनस लगा रहा हूँ, निकल रहा है, तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो सोडियम पर आ जाएगा एक प्लस। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ देखोगे टोटल इलेक्ट्रॉन 11, 2, 8, 10 और 11, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बचा 2, ऐसे बचा। ठीक है ना। ऐसे जब हम लोग ऋणायन की बात कर रहे होंगे तो एग्जैक्टली ऋणायन के केस में भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, ऐड होता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे उतना ही चार्ज आ जाएगा। सपोज एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं ना, तो नेगेटिव चार्ज कितना आ जाएगा, एक आ गया नेगेटिव चार्ज। अभी आप देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7, तो वैसे यहाँ पर हो जाएगा 2, 8, 8। ठीक है ना। ये है आपका धन आयन और ये है आपका ऋणायन। ये जो चार्ज लगा है धनावेश और यही चार्ज लगा वो ऋणावेश। तो ये तो आपने आयन के बारे में जाना, धनायन और ऋणायन के बारे में जाना है, धनावेश और ऋणावेश के बारे में जाना है। लेकिन आयनिक त्रिज्या क्या है, अब बात करेंगे आयनिक त्रिज्या की परिभाषा की। जैसे आपने यहाँ पर परिभाषा देखी, एज इट इज डेफिनेशन आपको यहाँ पर क्या है डेफिनेशन आपकी होगी एग्जैक्टली यही कि किसी आयन, अभी आप परमाणु बोल रहे थे, परमाणु त्रिज्या की परिभाषा क्या है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि परमाणु त्रिज्या की डेफिनेशन। तो परमाणु त्रिज्या के लिए आप बोलेंगे कि किसी परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। यह है आपकी परमाणु त्रिज्या। ठीक है ना। ऐसे जब आयनिक त्रिज्या की बात करनी होगी तो आयनिक त्रिज्या के लिए भी हम लोग यही सेम वर्ड यूज करेंगे, बस परमाणु की जगह पर आयन यूज करेंगे कि किसी आयन के अंतिम इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं आयनिक त्रिज्या। अब एक बात है, इन दोनों के लिए मात्रक इनका जो रहेगा, यूनिट जो रहेगा वो रहता है एंगस्ट्रॉम। इन्हें एंगस्ट्रॉम में प्रदर्शित करते हैं, इन्हें एंगस्ट्रॉम में प्रदर्शित किया जाता है। डेफिनेशन आपको पता चल गई परमाणु त्रिज्या और आयन त्रिज्या की, दोनों एक ही जैसे वर्ड्स थे, बस परमाणु की जगह पर आपने आयन यूज किया है। दिस इज द कॉमन बेसिक। लेकिन परमाणु त्रिज्या की एक और परिभाषा आपको पढ़ने को मिलती है, जानने को मिलती है, वो भी हम जान ले रहे हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा। उसके लिए कहा जाता है ऐसे, एक्चुअली कुछ ऐसे त्रिज्या होती है कि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए कोई दो परमाणु जो है किसी अणु में, जो सहसंयोजित अणु है, सहसंयोजित अणु में एकल बंध द्वारा जुड़े हुए दो परमाणु हैं, उन दोनों परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी के आधे भाग, बीच की दूरी के आधे भाग को हम लोग कहते हैं परमाणु त्रिज्या। ये परमाणु त्रिज्या हो गई। इसे आप कैसे बोलेंगे, इसके लिए आप बोलेंगे कि किसी सहसंयोजी अणु में जुड़े हुए दो नाभिकों, सिंगल बॉन्ड द्वारा, ओके, एकल बंध द्वारा जुड़े हुए दो नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। तो आपको ये इजी लगती है तो ये आप बात कर सकते हैं, बाकी आप ये भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसको हम लोग सहसंयोजित त्रिज्या भी कहते हैं। ये स्पेशली सहसंयोजित त्रिज्या कहलाती है। अभी आपको 11th में सारी चीजें बड़े अच्छे से पढ़ने को मिलेगी, 10th में इसलिए आपको जानने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई परमाणु त्रिज्या के बारे में, आयन त्रिज्या के बारे में, धनायन के बारे में, ऋणायन के बारे में। आयन की परिभाषा क्या होती है, मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, वर्ड लिख दे रहा हूँ, एनी चार्ज पार्टिकल, आवेशित, कोई भी आवेशित पर आपका क्या कहलाएगा, धनायन कहलाएगा। ठीक है। अभी आयन त्रिज्या से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए रह गई है, लेकिन उससे पहले आपको जानना है जो हम लोग अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक्चुअली आवर्तिता पढ़ रहे हैं। आवर्तिता क्या है, ट्रेंड्स मतलब परिवर्तन। क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं परमाणु त्रिज्या के साथ, आयनिक त्रिज्या के साथ, क्या चेंज होगा आवर्त सारणी में, हमें यही पढ़ना है, यही जरूरी है हमारे लिए, यही आपसे पूछा जाएगा। परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या के साथ क्या परिवर्तन हो रहा है आवर्त सारणी में, वो जानना है। आवर्त में क्या परिवर्तन होगा और वर्ग में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, चलिए जान लेते हैं। आवर्त के लिए बोलेंगे किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या, दोनों एक ही साथ। ठीक है, परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या, किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या घटती, क्या होता है, घटती। और ऐसे ही वर्ग में आप बोलेंगे देखिए यहाँ पर घट रहा है तो यहाँ पर ये होगा बढ़ती। ठीक है ना। तो परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या आवर्त में घटेगी और वर्ग में बढ़ेगी। ठीक बात है। इसके लिए एक आप वर्ड यूज करते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो जो ये आयनिक त्रिज्या है या परमाणु त्रिज्या है,
रीजन लिखने को आता है, रीजन आपसे पूछा जाता है तो इसके लिए आप इसको देंगे। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी डिस्कस नहीं करेंगे इस टॉपिक के बारे में, प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में, ये आप डिस्कशन करेंगे क्लास 11th में आप पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी पॉइंट जैसे आपका आएगा, बोलेंगे आवर्तता लिखिए, परमाणु त्रिज्या की या आयनिक त्रिज्या की आवर्तता लिखिए। तो आवर्तता में आप लिखोगे कि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या घटती है, वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। इतना तो लिख देंगे, लेकिन कोई क्वेश्चन करेगा क्यों बढ़ती है, क्यों घटती है, तब आप क्या बोलेंगे, तो आप ये पॉइंट देंगे कि परमाणु त्रिज्या हो या आयनिक त्रिज्या हो, वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, प्रभावी नाभिकीय आवेश के, प्रभावी नाभिकीय आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है ना। तो देखिए व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब क्या है, अब अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या घटेगी, ठीक है ना। परमाणु नाभिकीय आवेश प्रभावी नाभिकीय आवेश अगर बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या घटेगी, अगर वो घटेगा तो ये बढ़ेगी, वो बढ़ेगा तो ये घटेगी, बस केवल पॉइंट इतना है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है तो परमाणु त्रिज्या घट रही है, और अगर वो घट रहा है तो परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है, ऐसे आपको पॉइंट समझना है। तो देखिए आवर्त में परमाणु त्रिज्या क्या हो रही है, घट रही है, तो इसका मतलब आप क्या लिखोगे कि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता जाता है। और यहाँ वर्ग में आप क्या बताओगे, परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है ना, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान घटता है। तो ये आपको विद द रीजन लिखना होता है। चलिए आयनिक त्रिज्या से रिलेटेड कुछ चीजों की बात कर ली है, ओके, एक मिनट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, तो सिर्फ टॉपिक वही बचा हुआ है, तो देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्कशन करेंगे। जो दो चीजें आपको दिखाई पड़ रही है, एक्चुअल क्या है, एक धनायन त्रिज्या लिखी हुई, ऋणायन त्रिज्या लिखी हुई, कुछ आपने जो ऊपर देखा होता, अभी थोड़ी देर पहले एग्जैक्टली वही वाला पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो धनायन बन रहा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो ऋणायन बन रहा है, ओके। बट अभी जो पॉइंट है ना आयनिक त्रिज्या से रिलेटेड, आपका एक पॉइंट है, बड़ा बेसिक सा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, पता है क्या, एक पॉइंट बनता है, एक्चुअली दो पॉइंट बनते हैं, दिस इज द पॉइंट नंबर फर्स्ट एंड दिस इज द पॉइंट नंबर सेकंड। और एक पॉइंट देखिएगा, सुनिएगा, जानिएगा, समझिएगा क्या कह रहे हैं इस पॉइंट में। कह रहे हैं कि जो धनायन की त्रिज्या होती है, पॉइंट नंबर फर्स्ट, जो धनायन की त्रिज्या होती है वो अपने मूल परमाणु से छोटी होती है। धनायन की त्रिज्या, धनायन की जो त्रिज्या होती है वो अपने मूल परमाणु से छोटी होती है, लेकिन जो ऋणायन की त्रिज्या होती है वो अपने मूल परमाणु से बड़ी होती है, ओके। हियर कम्स यू हैव 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट है, आप क्लास में क्या बोल रहे हैं देखिएगा। अब आप एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं, ये जो त्रिज्या लिखी हुई है एंगस्ट्रॉम में जो नंबर लिखा है वो त्रिज्या होगी किसकी है, धनायन की है, धनायन के साइड में लिखा है ना, डिजिट देखिए 0.95 है और ये 1.56 है, कौन बड़ा कौन छोटा, यस बड़ा है छोटा है। धनायन की त्रिज्या आप देख रहे हैं छोटी है, और ऋणायन की उसकी परमाणु की त्रिज्या कैसी है, बड़ी है। परमाणु की त्रिज्या बड़ी है, जिससे वो धनायन बना हुआ है उस परमाणु की त्रिज्या बड़ी है, लेकिन खुद धनायन की त्रिज्या क्या है, छोटी है। सो एग्जैक्टली यू हैव 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट है कौन से, ये है 2 पॉइंट आपके सामने कि जो धनायन की त्रिज्या होती है वो अपने मूल परमाणु से होती है छोटी। एग्जैक्टली ऐसे ही आप यहाँ पर देखिए, जो ऋणायन की त्रिज्या होती है वो होती है अपने मूल परमाणु से बड़ी, ओके। हियर कम्स वी हैव 2 पॉइंट्स। तो यही पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं और आपको ये एग्जांपल देना होता है कि आयनिक त्रिज्या से आप क्या समझते हैं, उनकी आवर्तता लिखिए, और परमाणु त्रिज्या के बारे में भी आप बताइए, उनकी भी आवर्तता आपसे पूछी जाती है और आपसे एग्जांपल में पूछा जाता है। ऐसे एग्जांपल आपके सामने दे दिया जाएगा कि इस परमाणु की त्रिज्या आपकी बड़ी होगी, जिसकी त्रिज्या आपकी छोटी होगी, वो ग्रुप वाइज आपको एलिमेंट लिख करके दिए गए होंगे या आवर्त वाइज आपको एलिमेंट्स लिख करके दिए गए होंगे। ऑप्शन में आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन अराइज होते हैं, बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अभी हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे तो वहाँ पर इन सब चीज़ों को समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ओके। तो अभी आज के लिए थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। बेटा कक्षा 10 की जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत
सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये ऊर्जा के स्रोतों के बारे में हमने बात की थी कि जहाँ से हमें लगातार ऊर्जा मिलती जाती है, जो ऊर्जा हमें लगातार कहीं से भी मिल रही है वो हमारे पास ऊर्जा के स्रोत है ना। हमने बात की थी पानी के स्रोत क्या है, हमारे यहाँ हैंडपम्प है ना, मतलब उससे लगातार हमें पानी मिलता जा रहा, तो वो हमारे लिए पानी का स्रोत है। गाँवों में नदियाँ हैं, तालाबें हैं, ये सब क्या है, पानी के स्रोत हैं। उसी प्रकार से हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है, खाना है। यानी हम क्या करते हैं, जब खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में एनर्जी आती है, फिर हम पढ़ाई करते हैं, गेम्स खेलते हैं ना, ये सारे क्या है, एनर्जी के सोर्सेस हैं। तो ऐसा है, आज कुछ हानियों की बात कर लेते हैं। मतलब ये जो ऊर्जा हम लोग यूज कर रहे हैं, जो हमारे लिए सोर्सेज हैं, इन ऊर्जा के दोहन से, यानी इनसे ऊर्जा लेने के बाद क्या हानियाँ हैं। हानियाँ हमारे वातावरण को है, हमारे पर्यावरण को है। जैसे अगर कोयला जलता है तो कोयले के जलने पे हमें एनर्जी मिल रही है, कोई डाउट की बात नहीं है, हमें ऊष्मा मिलती है ना, प्रकाश मिलता है। ये सारी चीज़ें हमें किससे मिल रही, कोयले के जलने से मिल रही। लेकिन साथ में एक चीज़ और है जो हमें उससे मिल रही, वो है धुआं, है ना। जो ये धुआं है ये हमारे वातावरण में जाता है और हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है ना। एयर पोल्यूशन फैला रहा है ना, एयर पोल्यूशन फैला रहा है, यानी वायु में प्रदूषण फैलाता है। पेट्रोल जलता है गाड़ियों में, देखा है ना, पेट्रोल जलता है, फिर गाड़ियों से क्या निकलता है, धुआं। जो धुआं निकल रहा है वो भी हमारे वातावरण में क्या कर रहा है, गंदगी फैला रहा है, यानी एयर पोल्यूशन कर रहा है। ठीक है, तो ये जो सारे स्रोत हैं, ये सारे स्रोत जब एनर्जी रिलीज़ कर देते हैं, एनर्जी दे देते हैं, तो देने के बाद जो शेष बचता है वो होता है पॉल्यूशन, यानी प्रदूषण। इन सब चीज़ों से भी हमें बचना है। अब जैसे बात कर रहे थे कि सबसे शुद्ध रूप क्या है, तो वो है सौर एनर्जी, यानी सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, है ना, जल ऊर्जा। ये सब जो हैं वो नवीकरणीय स्रोत में भी आते हैं। यानी नवीकरणीय स्रोत मतलब इनका एक बार उपयोग करने के बाद हम इनका दोबारा उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पेट्रोल और कोयला जो है ये नवीकरणीय स्रोत में नहीं आते हैं, लेकिन इनका एक बार उपयोग करने के बाद हम इन्हें दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। लकड़ी है, पेट्रोल है, कोयला है, एलपीजी गैस है, इन सभी का हम उपयोग जो है वो एक बार करते हैं और इसके बाद हम दोबारा इनका उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे एनर्जी डिफरेंस क्या है, यानी इन दोनों से मिलने वाली ऊर्जा में अंतर क्या है। तो देखो भाई, बहुत छोटी सी बात बताते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, इस तरह से जो हमको एनर्जी के स्रोत हैं, इनसे मिलने वाली जो ऊर्जा होती है वो मिलेगी हमको लगातार, मिलेगी हमको लगातार। लेकिन इनसे जो हम कार्य करेंगे उस कार्य की क्षमता जो होगी वो बहुत कम होगी। कंपैरिजन में अगर बात करते हैं तो इन अनवीकरणीय स्रोतों के कंपैरिजन में, है ना, कोयले से आप तुरंत ऊष्मा पा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा पा सकते हैं, लेकिन उतनी ऊष्मा आप सूर्य से नहीं पा सकते। भाई खाना बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कोयले से बनी अंगीठी में एलपीजी पे हमने क्या किया, खाना बना लिया, लेकिन अगर हम उसी भगोने को उठाकर बाहर रख दें, क्या दाल पकेगी हमारी? नहीं पकेगी। लेकिन क्या है, ऊर्जा तो हमें सूर्य भी दे रहा है, ऊर्जा हमें कोयला भी दे रहा है, यानी गर्मी हमें जो गर्माहट है वो सूर्य भी दे रहा है और गर्माहट हमें कोयला भी दे रहा है। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। कोयले की जो गर्माहट है, जो ऊर्जा है वो हमें ज़्यादा मिल रही है, लेकिन उसके जलने के साथ में, यानी उससे ऊर्जा लेने के साथ में दो चीज़ें मिल रही हैं। पहला तो बहुत मात्रा में हमें पोल्यूशन मिल रहा है, दूसरा ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा मिल रही है, और तीसरी बात उसका हम नवीकरण नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तो इस तरह से हमें ये समझना है कि नवीकरणीय स्रोत क्या है, नवीकरणीय स्रोतों के उपयोग से हमें जो ऊर्जा मिलती है उस ऊर्जा से हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना। और अनवीकरणीय स्रोत जैसे हमारे पास कोयला है, पेट्रोल है, लकड़ी है, ये सब चीज़ें हैं, अनवीकरणीय स्रोत हैं, इनका उपयोग तो हम कर लेते हैं। ऊर्जा भी हमें कम मिलती है, ऊर्जा भी हमें बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन इनका उपयोग हम एक बार करते हैं। हानियों में बात करते हैं तो इनसे हानियाँ क्या हैं? इनसे हानियाँ हमारे पास ये है कि इनका एक बार उपयोग करने के बाद ये हमें दोबारा यूज करने के लिए नहीं मिलेंगी। और दूसरा हानि ये है कि ये जब दहन होता है इनका, जब ये जलते हैं तो जलने के साथ में वातावरण में पॉल्यूशन यानी प्रदूषण भी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, वैसे ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है, आप इसे आराम से पढ़िए। जो नहीं समझ में है वो आप मैसेज डाल दीजिए तो उसको आपको दोबारा अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, ओके।
Good morning, student. In your topic, active passive voice, some important points were left in my previous video lecture. Today, I am going to explain those rules related with your active passive voice. But before going through the rules, we have to tally answer sheet of your exercise 12:13 on page 117 that was given by me. Okay, so get ready to tally your answer. First sentence is, my captors were taking me to prison. My captors were taking me to prison. I was being taken to prison by my captors. Next one, your behavior vexes me sometimes. I am, the sentence is present indefinite tense. That's why I am vexed sometimes at your behavior. You know, the surprise and vex, they are followed by the at, not by. The judge found him guilty of murder. Found him. Him is object. So he was found guilty of murder by the judge. Next, he pretended to be a mill owner. To be a mill owner. So it was pretended by him. Yeah, to be a mill owner. It was pretended by him to be a mill owner. या ऐसे बना सकते हैं. To be a mill owner. Actually, to be a mill owner. ये पूरा पार्ट आपका ऑब्जेक्ट है ना. To infinitive है और ये infinitive पार्ट यानी to be a mill owner. That one is totally completely फेनेटिव है ना. फेनेटिव है जो आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है. मैंने आपसे बोला था नाउन, प्रोनाउन, जीरंड और इन्फिनेटिव ये आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो इन्फिनेटिव है टू बी अ मिल ओनर, दैट इज वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट. सो पुट योर ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट. टू बी अ मिल ओनर. टू बी अ मिल ओनर was pretended by him. by him की यहाँ पे नीड नहीं है क्योंकि जो प्रिटेंड किया वो ही ने किया, खुद ने किया, ही ने किया है, तो स्वयं के लिए है. तो अगर आप by ही नहीं भी लगाते हैं तो आपका सेंटेंस क्लियर है, सही है. The minister ordered the police to pursue the thief. The police, that one is object part. So the police was ordered to pursue the thief by the minister. Subject him to a severe examination. He was subjected. Yeah, let him be subjected. Sentence is in imperative sentence. Subject is hidden. So and have a noun, have pronoun him. That's why it will be solved with the formula of let. So let him be subjected to a severe examination. You know, student, a severe examination is a complement and जो कॉम्प्लीमेंट पार्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए उस पार्ट से आप पैसिव बनाने की गलती ना करें. Somebody has put out the light. तो the light has been put out. The light has been put out. There is no need to buy someone. There is no need to place buy someone. ठीक है, क्योंकि मेन फोकस वर्क पर है. Aunt Polly saw Tom opening the safe. तो Tom was seen, कैसे देखा गया था? Tom was seen opening the safe by Aunt Polly. Some minister accused the chief minister of various offences. ठीक है, the chief minister of various offences were accused by some ministers. Avoid the narrow lane. Let the narrow lane be avoided. Let the narrow lane be avoided. The sentence is in imperative form. So use the formula of let. Shun the broad path. Shun माने हटाना. Shun the broad path. तो let the broad path be shunned. Let the broad path, रास्ता वे, be shunned. Did you never be hear the name of Bajirao Peshwa? Did you never heard the name? तो पास्ट है, इंडेफिनिट है, आपको वॉज वर्ब में से चुनना है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आपको पहले रखना है.
तो was the name of Bajirao Peshwa not never heard by you? Was the name of Bajirao Peshwa never heard by you? My friend will never blame me. I will never be blamed by my friends. The master appointed him the manager of his factory. Him आपका ऑब्जेक्ट है और द मैनेजर ऑफ हिज फैक्ट्री आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो आप बेसिकली ऑब्जेक्ट से पिकअप करेंगे. ही वॉज अपॉइंटेड, क्या अपॉइंट किया गया था? ही वॉज अपॉइंटेड द मैनेजर ऑफ हिज फैक्ट्री बाय द मास्टर. द सिख सरेंडर्ड द फोर्ट टू द इंग्लिश. ठीक है, द फोर्ट वॉज सरेंडर्ड टू द इंग्लिश. द फोर्ट किला दे दिया गया, सरेंडर किया गया. द फोर्ट वॉज सरेंडर्ड किसके सामने? टू द इंग्लिश बाय द सिख. So student, this was the answer sheet of your exercise 12:13. Now we will discuss some more important point related with active and passive. The first important thing first important thing in concluding part is that whenever we give stress, we emphasizes the वर्क है ना. जब हम काम पे जोर डालते हैं, व्हेन वर्क इज एम्फसाइजेस, देयर इज नो नीड टू प्लेस बाय एजेंट. यानी जो लास्ट में हम बाय प्लस एजेंट रखते हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती जब हम सब्जेक्ट को इग्नोर करके चलते हैं. जैसे सेंटेंस में आप देखें, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस. वन शुड कीप वंस प्रॉमिस. ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्ट है प्रॉमिस. प्रॉमिस शुड बी केप्ट, नो नीड बाय वन. ठीक है, जिसका वादा है उसी को पूरा करना है, तो सब्जेक्ट इग्नोर किया जा रहा है. क्या हम स्ट्रेस किस पे दे रहे हैं? एम्फेसाइज किसको, स्ट्रेस किस पे दे रहे हैं? उसके वर्क को. क्या वर्क है? वादा पूरा करना. ठीक है, तो सच टाइप ऑफ सेंटेंस वेयर वी एम्फसाइजेस वर्ब नॉट सब्जेक्ट, देयर इज नो नीड टू प्लेस बाय प्लस एजेंट. ठीक है, जैसे नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि टैक्स मस्ट बी पे द टैक्स. ठीक है, ये तो इम्परेटिव है, हिडन है आपका सब्जेक्ट ऑलरेडी, तो टैक्स मस्ट बी पेड. ठीक, तो जहाँ पर हमें जैसे आप है ना कि चेयर या चेयर को रिपेयर करने का काम जो है वो कारपेंटर का है, तो लेट द चेयर बी रिपेयर्ड बाय द कारपेंटर की कोई नीड नहीं है. क्यों? क्योंकि बाय कारपेंटर करने की क्या ज़रूरत है जब आपका चेयर का रिपेयर करने का काम कारपेंटर द्वारा ही होता है. तो ये अंडरस्टूड है, इसलिए यहाँ पर हम बाय और प्लस एजेंट को इग्नोर करते हैं. ठीक, नाउ सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग इज द सेंटेंस ऑफ हैज़ टू, हैव टू एंड हैड टू. है ना, जो ये हैज़ टू, हैव टू और हैड टू वाले सेंटेंस होते हैं, इनमें हम बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. ठीक है, एक हैज़ हैव हैड होते हैं जो परफेक्ट सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आप क्या करते हो? बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. है ना, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, तो वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय हिम. ठीक, अब ये आपके हैज़ टू, हैव टू, ये आपके डिफरेंट सेंटेंस हैं. इनमें आपको बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है. जैसे he has to support you, he has to support you. उसे आपका समर्थन करना ही है. ये आपके जितने हैज़ टू, हैव टू होते हैं ये कंपल्सन शो करते हैं, फोर्स चाहते हैं कि इसमें चॉइस नहीं है. जैसे यू हैव टू स्टडी मीन्स आपको पढ़ना ही है, पढ़ना है. ठीक, देयर इज नो चॉइस, पढ़ना है. तो फोर्सफुली जब हम अपने सेंटेंस को कहते हैं हैज़ टू, हैव टू, हैड टू का यूज़ करते हैं, तो ही हैज़ टू सपोर्ट यू. नाउ पैसिव विल बी नाउ यू हैव. आप जानते हैं यू के संग हैव आता है, तो यू हैव टू बी सपोर्टेड, यू हैव टू बी सपोर्टेड बाय हिम. आपने देखा होगा जितने भी मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, विल बी, उन सभी में हम
एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं, बी प्लस मेन वर्ब की थंब। ठीक है, इस तरह के जो भी सेंटेंसेस आते हैं वो आपको बी फॉर्म से करना पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड विद पैसिव वॉइस। सेंटेंस में अगर दो क्लॉज हैं, इफ योर सेंटेंस हैज टू क्लॉज, तो यू हैव टू चेक विच वन हैज ऑब्जेक्ट। अगर दो क्लॉज हैं तो यू हैव टू चेक विच वन हैज ऑब्जेक्ट, क्योंकि आप जानते हो जो पार्ट ऑब्जेक्ट रखेगा, ऑब्जेक्ट जिसमें होगा वही क्लॉज जो है आपका पैसिव में ट्रांसफर होगा। ठीक है, अगर नहीं है तो हम आप इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट को जैसे इच और देयर, इनको हम सपोर्ट के लिए लेते हैं, और वो क्लॉज जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है वो एज इट इज लिख दिया जाता है, प्लेस कर दिया जाता है। ओके, जैसे दे से दैट मिनिस्टर, they say that minister was dishonest। okay? आपके पास एक मेन क्लास है दे से, और उसका जो है वो सबऑर्डिनेट क्लास है कि मिनिस्टर वाज डिसऑनेस्ट, है ना। आपका इस पार्ट में डिसऑनेस्ट जो है वो एडजेक्टिव है जो ऑब्जेक्ट की तरह वर्क नहीं कर रहा, इसलिए हम इस मेन क्लॉज को ट्रांसफर करेंगे। कैसे? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की हेल्प से। It is present indefinite, so it is said by them that, now the subordinate clause will be placed here, minister was dishonest। Suppose this one principal clause also have object, and this subordinate clause or coordinate clause have also object, मतलब दोनों में object है, so you can change the sentence in passive form with the help of this object or that, but it will be better to transfer the sentence into passive voice with the help of main clause। ठीक है, so student, these were important things related with your passive form, and I think the chapter is clear to you। Whenever you are going to transfer from active into passive and from passive into active, ना, सपोज आपको पैसिव से एक्टिव में ट्रांसफर करना है, तो ऑल द रूल्स विल बी रिवर्स्ड। कि जितने भी आपने रूल्स समझे हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, तो वो पैसिव से एक्टिव में सारे जो है वो रिवर्स हो जाएंगे, और आपका जो पैसिव फॉर्म है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म। सो सन डू प्रैक्टिस, and whatever you have problem related with the chapter you can ask in your group। okay, you can remove your doubt with my you can remove your all the doubt related to the topic active passive through your group। okay, your answer will be provided in the group, and in our next video lecture we will start our next topic of and you can see last topic of conversion narration, direct and indirect narration। till that, have a nice day। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। स्टूडेंट्स, हम लोग का लास्ट टॉपिक क्या था कि प्लांट्स को कैसे ग्रो अप करना है, कहाँ पर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या था कि आर्टिफिशियल क्या होगा, कृत्रिम रूप से, यानी हमें किसी प्लांट को कृत्रिम रूप से कैसे उगाना है, कैसे उग सकता है वो। तो ऐसा कब होता है जब हमें किसी भी प्लांट के मनचाहे कैरेक्टर यानी ऐच्छिक लक्षणों को हमें पाना है। यानी जैसे किसी प्लांट की बात करें तो उसके मान लो उसके फ्लावर बहुत अच्छे हैं, या फिर उसके प्लांट का जो फ्रूट है उसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ऐच्छिक लक्षण हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि उस प्लांट की ब्रांचेस को ग्रो अप करना चाहेंगे, यानी उस प्लांट को ही दोबारा लगाना चाहेंगे। तो ऐसा नेचुरल तरीके से नहीं हो सकता है, तो उसके लिए क्या होता है, आर्टिफिशियल तरीका अपनाना पड़ता है। करना क्या होता है, जो प्लांट में बहुत सारी ब्रांचेस होती है, अगर हम लोग बात करें किसकी, गुड़हल की या गुलाब के फूल की बात करें, तो उसके प्लांट की बात करें तो उसमें क्या होता है, कलम लगाई जाती है। कलम का मतलब होता है ब्रांचेस को तिरछा कट करके उसको एक मीडियम में रखा जाता है जिसमें खूब सारा न्यूट्रिएंट होता है, जिससे क्या होगा, वहां पे रूट्स जो होती है, रूट्स धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगी और कुछ समय बाद हम लोग उसको नई जगह पर
लगा देंगे तो हमें वैसा ही प्लांट दोबारा मिल जाएगा। या फिर जैसे बहुत कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी जो ब्रांचेज होती है या स्टेम बहुत ज्यादा मजबूत होता है, तो उसको हम लोग कलम करके नहीं लगा सकते। तब हमें क्या करना होता है कि उस प्लांट को जो ब्रांच होती है जिसे हमें चाहिए, जो हमें चाहिए होता है प्लांट, तो उस प्लांट की ब्रांच को जमीन में दबा देते हैं और आधा हिस्सा जमीन के अंदर आधा हिस्सा जमीन के ऊपर रखते हैं। अब ऐसा करने से क्या होगा कि जो हिस्सा जमीन में रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से जो उसको पोषक पदार्थ मिलने चाहिए वो हम उसको कंटिन्यू प्रोवाइड करते रहते हैं। कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि वहां पर जो रूट्स होंगी वो धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगी, कहाँ पर, जो भूमि के नीचे भाग दबा हुआ था, तो उसको क्या करेंगे वहां से अलग करके नई जगह पर लगा दिया जाता है। ये हो गया हम लोग का कि प्लांट की अगर शाखा मजबूत हो। कुछ प्लांट में क्या होता है ऐसा नहीं हो सकता है, तो तब क्या करेंगे कि प्लांट की जो ब्रांच होती है वहां पर एक छोटा सा घड़ा और उस घड़े में छोटा सा छेद करके एक रस्सी लटका देते हैं और उसके जस्ट नीचे वाली ब्रांच को क्या करेंगे, गोबर और मिट्टी से कवर कर देते हैं। कवर करने से क्या होता है, वहां पर कुछ इंसेक्ट जो होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं वो जा नहीं पाते हैं और वहां पे क्या करेंगे, एक कपड़े से उसको लपेट देंगे और जो रस्सी हम लोग लगाई थी उसका पानी धीरे धीरे वहां पर टपकता रहता है, जिसकी वजह से उसको मॉइस्चर भी मिलता रहता है। और कुछ समय बाद देखने से क्या होगा कि वहां पर रूट्स का डेवलपमेंट हो जाएगा, तब उस प्लांट को, उस ब्रांच को अलग करके दूसरी जगह लगा दिया जाएगा। तो ये हो गई क्या, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात। रिप्रोडक्शन क्या था, एक एसेक्सुअल था, एक सेक्सुअल था, एक वेजिटेटिव था। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स का डिफरेंस क्या होता है, इनको बोलते हैं आवृतबीजी। दो तरह के प्लांट्स होते हैं, एक आवृतबीजी होता है, एक अनावृतबीजी होता है। आवृतबीजी का मतलब होता है कवर्ड यानी ढका हुआ, तो वो कौन से होंगे, फ्लावरिंग प्लांट। और अनावृतबीजी जो होंगे वो नॉन फ्लावरिंग, यानी इनमें जो आवृतबीजी होंगे उनमें फ्लावरिंग भी होगी, फ्रूटिंग भी होगी, और जो अनावृतबीजी होते हैं उनमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं होती। और दूसरी चीज, अगर होती भी है तो सीड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कवर्ड नहीं होते हैं। तो इसमें क्या पाया जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिकरण की बात की जा रही है। तो लैंगिकरण में क्या होगा कि एक जाति के दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है। क्या होता है, एक जाति के, यानी अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में क्या होगा, एक मेल एक फीमेल। लेकिन यहाँ पर हम लोग फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो प्लांट में क्या होगा, दो तरह के सेक्स की नीड होती है। तो एक जाति के दो विपरीत लिंग, सेम की बात नहीं की जा रही, क्योंकि ये सेक्सुअल हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि एक जाति के एक ही जीव की आवश्यकता होती है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक जाति के दो विपरीत लिंग की आवश्यकता है, एक मेल एक फीमेल, इनकी जरूरत पड़ेगी। तो वो क्या होगा, लैंगिकरण में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट क्या है कि नर और मादा के संयोजन से ही संतान बनती है। जैसा मैंने अभी बताया कि एक जब विपरीत की बात करेंगे तो एक कैसा होगा, नर होगा, एक कैसा होगा, मादा होगी, तो उसके संयोजन से क्या बनेगी, संतान बनेगी। नेक्स्ट है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा हैप्लॉइड कोशिकाएं या युग्मक बनते हैं। इसमें हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ, ठीक है, क्योंकि हम लोग की बॉडी में क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे होते हैं, पेयर में पाए जाते हैं, यानी डबल होते हैं। जैसे हम लोग 26 जैसे बात करें 23, ठीक है, तो 46 हो जाएंगे, तो हम लोग क्या कहते हैं 23 पेयर, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बात करें हैप्लॉइड की तो 23 होंगे यहाँ पर, ना कि 46, ठीक। तो हैप्लॉइड जनन की हैप्लॉइड कोशिका बनेगी, वो क्या बनेगा, युग्मक कहलाएगा। युग्मक कौन कौन से होते हैं, एक स्पर्म एक ओवम। तो नर युग्मक जैसे यहाँ लिखा है तो ये क्या बनाएगा, स्पर्म, ये क्या बनाएगा, ओवम, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन। स्टूडेंट्स, हम लोग की बॉडी में या फिर प्लांट्स में दो तरह का डिवीजन होता है, एक कायिक विभाजन होता है यानी समसूत्री, एक होता है अर्धसूत्री। कायिक विभाजन यानी समसूत्री विभाजन कहाँ होगा, पूरी बॉडी में होता है, बट अर्धसूत्री विभाजन जो होगा वो कहाँ होता है, जो प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि कोशिका विभाजन कहाँ ये हो रहा है, जहाँ पर युग्मक बनेंगे। युग्मक कहाँ बनेंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट में। तो यहाँ पे बना है युग्मक कौन कौन से होंगे, एक नर युग्मक यानी स्पर्म बनाएगा, लेकिन प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये बनाएगा पॉलन ग्रेन। और यहाँ पर मादा युग्मक की बात कर रहे हैं तो ये क्या बनाएगी, ओवरी या फिर एग। ओवरी में क्या पाए जाएंगे, एग पाए जाते हैं, तो ये क्या बनाएगा। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसी होगी, हाफ होगी, यानी हैप्लॉइड होंगे नेचर में। नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड युग्मनज या फिर 2n जाइगोट। क्योंकि मैंने अभी बताया कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, हाफ होगा, तो पेयर में तो होगा नहीं। अब n+n को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या बनाएगा, 2n बनाएगा। तो जाइगोट कैसा हो
क्रोमोसोम और फीमेल का भी होगा। जाइगोट क्या बनाएगा? जाइगोट कंटिन्यू डिवाइड होता रहता है, बहुत जल्दी डिवीजन होगा इसमें, बना क्या देगा ये सीड यानी बीज का निर्माण करेगा। क्या होगा? नर और मादा युग्मक मिलेंगे, डिप्लॉयड युग्मक बनाएंगे यानी 2 एंड जाइगोट बनाएंगे, कंटिन्यू डिवीजन करेगा क्या? जाइगोट, और बना क्या देगा? सीड यानी बीज का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट है आवृतबीजी पौधों में लैंगिकरण विकसित प्रकार का होता है, विकसित होगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग को समझ में आ रहा है कि पहले स्पर्म बनेगा, फिर ओवम बनेगा यानी युग्मक बनेंगे, डिवीजन होगा, उसके बाद क्या होगा? डिवीजन के बाद सीड बनेगा। तो कैसा होगा? ये फुली डेवलप्ड होता है और पुष्पी पौधे में जनन के लिए पुष्प पाया जाता है, क्योंकि पुष्पों से ही क्या होगा? जनन होगा कि पुष्प में बनते हैं युग्मक। युग्मक कहाँ होंगे? पॉलिन कहाँ होता है और ओवरी कहाँ होती है? पुष्प में होती है। नेक्स्ट के पुष्प के पुष्पवृंत पर फूला हुआ सीड पुष्पाशन कहलाता है। जब लोग किसी फ्लावर को देखते हैं जहां से वो जुड़ा होता है, पुष्पवृंत से जहां से वो जुड़ा होता है फ्लावर, उस पार्ट को ये बोलते हैं पुष्पाशन। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा? जहां पर हमें 2 विपरीत लिंग की आवश्यकता पड़े। बट अगर यहाँ पे प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी 2 विपरीत लिंग होते हैं कि बॉडी में नर और मादा, और नर मादा के संयोजन से क्या बनेगी? संतान बनेगी। जहां पर क्या हो रहा है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, कहाँ? जनन कोशिकाओं या फिर युग्मक में। युग्मक कौन कौन से होंगे? नर युग्मक और मादा युग्मक यानी स्पर्म और ओवम। बट प्लांट्स में क्या होंगे? पॉलन ग्रेन और एग्स, जिनमें क्या होगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसी होगी? हाफ होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। नर युग्मक और मादा युग्मक बनके क्या बनाएंगे? 2 एंड जाइगोट, जो कंटिन्यू डिवाइड करेगा और बना के देगा सीड यानी बीज का फॉर्मेशन। और लैंगिक जनन कहाँ होगा?